जनवारी लेखक सन 1982 में पहली बार बना था और ये पहला संगठन था जिसने हिंदुस्तान की जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको अपने घोषणा पत्र में डाला था। आज हर कोई बोल रहा है सच्चाई को। उस समय इस सच्चाई को लोग नहीं जानते थे। सच्चाई क्या थी? अंग्रेजों के गुलाम थे तो हर एक को मालूम हो गया धीरे धीरे कि भारत गुलाम है और उसे आजाद होना है। तो लेखकों ने भी फिर लिखा आजादी के बारे में, आजादी की इच्छा, ख्वाहिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगला, सभी तरह के साहित्य में वो आने लगी। फिर देश आजाद हो गया, सबको ये मालूम हो गया कि अब हम आजाद हैं, अब गुलाम नहीं है। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये बहुत कम लोग जान पाए। बड़े बड़े शायर थोड़े से थे जो जान पाए कि एक तरह की गुलामी तो चली गई, लेकिन एक और गुलामी आ गई। उस गुलामी की पहचान धीरे धीरे जनता को भी होने लगी। कई बरस लग गए। अब क्या लड़ाई का मुद्दा है? लड़ाई तो चलती रहती है, समाज आगे कभी बढ़ता है। बिना संघर्ष के समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इस समय कोशिश यही हो रही है कि समाज आगे न बढ़े और संघर्ष न होने दिए जाए। अगर किसान संघर्ष करता है तो सुनो ही मत, जब बता दो तुमको आतंकवादी है। वो ऐसे ही हैं जिन्हें काम धंधा नहीं है, वो आंदोलन जीवी है, इसलिए कोई आंदोलन न करे तो सुनो मत। अगर सुनोगे संघर्ष से आगे बढ़ेगा, चेतना आगे बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ेगा, सभ्यता और संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। ना संघर्ष नहीं बढ़ता। तो हमने क्या 1982 में बताया नया जो और लोग नहीं बता पा रहे। हमने ये बताया कि अब भारत में संविधान में दी गई जो शक्तियां हैं, जिनको हम जनवादी अधिकार कहते हैं, उन जनवादी अधिकारों के लिए खतरा है। ये लाइन हम लोगों ने भी दी, क्योंकि इमरजेंसी लग चुकी थी। पहले कोई भी पार्टी होती, उस समय जो हालात थे उसमें इंदिरा गांधी होती या उसमें लाल बहादुर शास्त्री होते या उस समय अटल बिहारी वाजपेयी होते, कोई भी होता, समाज में उस समय जो लोग राज कर रहे थे, बड़े पूंजीपति और बड़े सामंत, वो उनके द्वारा लगवाई ही जाती। क्योंकि कंगाल हो रहा था देश, मुश्किल थी। बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी थी तो उसमें और कंगाल हो गया, फिर उसमें सेस लगा दिया हर एक के ऊपर, तो बहुत ही हलचल थी समाज में। उसी दौर से निकल करके हम लोगों को यह अनुभव हुआ कि अब भारत में जनवादी अधिकारों के लिए खतरा पैदा हो गया है। अब वो खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस समय वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सत्ता ऐसे तत्वों के हाथ में आ गई है जिनका संविधान में विश्वास ही नहीं है। संविधान में विश्वास ही नहीं है तो फिर उसकी ऐसी तैसी करते रहो। तो स्थिति ये आ गई है, ऐसे समय में हम जी रहे हैं और इसको और खराब बनाने में एक ताकत है जिसके बारे में जानते ही नहीं हम। बड़े बड़े पढ़े लिखे वो भी नहीं जानते वो ताकत कौन है।
उस ताकत को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे कहते हैं, IMF, WTO, ये संस्थाएं मिलकर के बनाती हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी। इससे इतना ज्यादा कर्जा ले रखा है, 2014 में जितना कर्जा लगा हुआ था हमारे ऊपर, उससे 3 या 4 गुना कर्जा हो गया। तो अब वो चाहता ही नहीं है कि लोग खाएं पिए और थोड़ा बेहतर हो, शायद हो। वही चुनते हैं। हर देश का राजनीतिक जो ढांचा बनता है, अब वो लोग डिसाइड करते हैं वहां से, वाशिंगटन से बैठ करके, न्यूयॉर्क से बैठ कर। वैसे तो यहाँ भी दफ्तर है दिल्ली में उनके, IMF का भी है, वर्ल्ड बैंक का भी है, वो तय करते हैं। वही बताते हैं कि अब हिंदुस्तान के बच्चों को ज्यादा खाने पीने मत दो, तो क्या करो, दही अच्छा लगता है बच्चों को, दही पे GST लगा दो। दही पे GST लगा दिया। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में महिलाएं बहुत बोलती हैं, उन्होंने कहा ऐसा करो कि उनके खाते में 1000 रुपया कुछ ऐसा डाल दो, या वादा कर दो कि डालेंगे। वो बहना या सहेली कुछ ऐसा नाम डाल करके कि उनके अकाउंट में पहुंच जाए। डाली वाले थोड़ी बहुत डाल देते हैं, पता नहीं यहाँ डालते हैं कि नहीं डालते हैं। वहाँ महाराष्ट्र में वादा किया था देंगे, उसके बाद अब ढूंढ रहे हैं किसको दें किसको न दें। करीब 8 लाख तो नाम काट दिए हैं पहले से ही। थोड़े बहुत दे देंगे जो समर्थक होंगी, महिलाएं बहनाएं, उनको वो दे देंगे। अभी 27 जनवरी को एक खबर पड़ी हमने कि वो देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम से हिंदी का स्वागत किए। अब वो सरकारी स्कूलों में अंडे नहीं देंगे। अब इसमें सांप्रदायिक नजरिया उनका काम कर रहा था। माइनॉरिटीज के बच्चे खा लेते हैं अंडे, और जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है वो नहीं खाते हैं। उन्हें लगा कि ये बच्चे थोड़े ज्यादा जहीन हो जाते हैं, पढ़ने में अच्छे लगते हैं, उनका दिमाग अच्छा हो जाता है, तो अंडे बंद कर दो। अभी कल के अखबार में आया है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, लोगों ने हाहाकार किया, तो फिर से शुरू कर दिए हैं और वो स्कूलों में अंडे देंगे। ये स्थिति है। गुलामों पर बड़ा तगड़ा शिकंजा कसो, इसको कहते हैं फासीवाद। हर तरह से घेरा जा रहा है। जो भी जितना झूठ बोलो, बोलते रहो, जब मुंह खोलो तो झूठ बोलो, और इतनी बार बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। अब इस सब के खिलाफ दुनिया में जहां जहां भी ऐसा हुआ, वहां आवाज उठाई किसने? लेखक। अत्याचार के खिलाफ, दमन के खिलाफ, खून खराबे के खिलाफ सुनाता है लेखक। पहला लेखक हमारे हिंदुस्तान का कौन हुआ? आदिकवि वाल्मीकि। वाल्मीकि ने देखा कि क्रॉस अच्छी होता है, दोनों मियाँ बीवी आपस में प्यार कर रहे थे। एक बहेलिया आया और उसने उसमें से एक को मार दिया। एकदम उनके मुंह से कविता निकली, मानसास्त्राम तुम समय साक्षी समान, यद क्रौच मिथुनात् एकम तभी काम हुएतम। उन्होंने दोनों में से एक को मार दिया
और ऐसे समय में जब ये प्रेम लगे हुए थे, बुरा तो करने नहीं थे किसी का। तुमने ये बहुत बुरा काम किया है, ये दुष्ट, तुझे कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, कभी प्रतिष्ठा का, आदर का हकदार नहीं होगा। ये पहली कविता है इस देश की। आवाज उठाई वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने भेदभाव भी नहीं किया। रामायण लिखी उन्होंने, वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं। आप अगर पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। तो अयोध्या कांड का अध्याय कहते हैं सर्ग नंबर 108, कभी आराम से पढ़िए बैठ करके। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का सर्ग 108। एकदम आज की साइंस की जो बातें हम करते हैं, और अगर वाल्मीकि मिल जाए तो ये लोग तो FIR कर दें उन पर, ये क्यों लिख दिया तुमने इसमें जाबाली ऋषि वो भरत ले जाते हैं साथ में और कहते हैं कि आबादी तुम ही समझाओ इनको थोड़ा सा, राम को, कि वापस करें, अयोध्या का राज्य करें। कहाँ जंगलों में भटक रहे हैं। आप थोड़े साइंटिफिक टेम्पर के आदमी हैं, वैज्ञानिक चेतना के आदमी हैं, आप समझाइए। तो जाबाली ऋषि उनको समझाते हैं, कहते हैं कहाँ लगे हो आप झंझटों में। वो कह रहे मैं पिता का शोक मना रहा हूँ, उनको श्राद्ध करने जा रहा हूँ। तो सब घोंसले के खिलाफ जाबाली बोलते हैं वहां पर। जैसे हमारे कबीर की वाणी है, नानक की वाणी है, उस तरह की वाणी है वो। आदि कवि जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारे अथर्ववेद में भी लिखा है कि हमारा देश, इसमें तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं, भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग 5 तरह के अन्न बचते हैं। तो इस पृथ्वी को नमन है, आशा करते हैं। अब क्या होगा, नहीं, अलग अलग धर्मों के लोग क्यों रहते हैं, सबको एक ही धर्म मानना चाहिए। ये क्या बात हुई? अरे आजादी हमारे संविधान ने इसीलिए दी है कि आपको जो अच्छा लगे वो धर्म मानो, अच्छा नहीं लगे तो मत मानो। आपको ईश्वर अच्छा लगता है तो मान लो, ईश्वर अच्छा नहीं लगता है तो मत मानो। कबीर को बहुत समय तक अच्छा लगा, एक स्टेज आई जब कबीर को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा राम कहे मेरी भलैया, मेरा नाम, मैं राम का नाम नहीं लूंगा। और यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं राम का नाम लूं तो मुझे कुत्ते का पुत्र समझिए अगर मैं राम का नाम लूं। ये है तो आजादी उनको जब तक लगा कि हाँ ठीक है, राम नाम के रूप में है, निर्गुण है, अब तक माना। एक समय आया, उन्हें लगा कि नहीं, अब है नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही गलत है, तो उन्होंने लिख दिया कि नहीं है। अब उन पर FIR कर दोगे, कबीरदास ने यहाँ FIR हो जाती है, जरा सा कोई कुछ कह दे FIR कर दो। ज्ञान का प्रसार नहीं होना चाहिए। ज्ञान का प्रसार अगर करोगे तो भाई बात पर कुछ हो जाएगा। झूठ बोलो, जैसा कि अभी मनमोहन जी कह रहे थे, हाँ झूठ बोलो। कबीर के समय में भी उनका भी होता था, सांस कहो तो मारन दावे, झूठ है सबको त्याना। झूठ सबको अच्छा लगता है और सच्ची बात कहो तो मारने के लिए आ जाते हैं। ऐसा समय है। अब ऐसे समय के लिए क्या करना चाहिए? संगठित तो होना पड़ेगा। 1982 में संगठन इसी वजह से बनाया था
उस समय भी तरह तरह के बिल आ रहे थे, जिसमें पढ़ाने वालों को भी, हॉस्पिटल में काम करने वालों को भी, सबको जो है उन पर नकेल कसी जा रही थी। इकट्ठा होने पर मना हो रहा था सब जगह। अब ऐसे ही कानून बना दिए हैं, इकट्ठे हो, लेकिन लोग तो इकट्ठे होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे तो चेतना कैसे बढ़ेगी? चेतना नहीं बढ़ेगी तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारी संस्कृति कैसे उन्नत होगी? हमारे यहाँ पर प्रोफेसर ओम प्रकाश देवाल हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बीज डाला था हरियाणा में संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए। प्रोफेसर ओम प्रकाश देवाल ने ही नींव डाली थी, वो वहाँ भी शामिल थे हमारे उत्तरदासी के सम्मेलन में भी, और हरियाणा में भी उन्होंने शुरू किया था। तो वो कहा करते थे कि भाई हरियाणा में अभी थोड़ा सा संस्कृति पिछड़ी हुई है। अरे मैंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, यहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, उर्दू के भी कई बड़े लेखक यहाँ हुए हैं जिन्होंने आज़ादी में पहली बार नारा दिया था, संपूर्ण स्वराज चाहिए, ये नारा हरियाणा के ये दिया था। मैंने कहा ऐसे मत कहो भाई, जुड़े हुए हैं। हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल इस समय कारण होती थी, बस से ही अपने घर जा रहा था, बगल में एक हरियाणा का छोरा बैठा हुआ था, तो उससे पूछा कि अरे धौलक में आ गए? हाँ धौलक में आ गए। और आगे बढ़े, उन्होंने कहा ये दिल्ली कैंट का सदर बाजार है? हाँ सदर बाजार है। और आगे बढ़े, वो जगह है? हाँ वही जगह है। तो हरियाणा के छोरे ने पूछा ये बताइए, पूछ तो रहा है जाना कहाँ है? तो जाना वहां कहीं नहीं, जनकपुरी है। मैं वैसे ही पूछ रहा था, मैं तो रोज जाता हूँ। अच्छा तो जाना वहां कहीं नहीं है, जनरल नॉलेज बढ़ा रहा है, जनरल नॉलेज बढ़ा रहा है। मैंने कहा इतना सत्य को पकड़ने वाला हरियाणा का वो छोरा है, तो हरियाणा में तो सत्य को पकड़ने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे, और यहाँ इसीलिए ह्यूमर का, सत्य का, मजाक का ऐसा वातावरण रहता है। इससे बढ़िया और क्या कल्चर होगी? मुंह खुलाए बैठे रहो वो कल्चर है, या बोलो? यही है, आपको लब मिले हुए हैं, बोल की लब आजाद मेरे, ये फैसला आपने कहा था। तो संगठन बनाने का मतलब ही यह है, बोल की लब आजाद है तेरे, अपने बोलने की आजादी को कम नहीं होने देंगे। बैठेंगे जैसे आज हमें बहुत बना हुआ है, और इसी तरह से बैठने के प्रोग्राम करते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो सड़ जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे तो सड़ जाएंगे। इसलिए सक्रियता पर बहुत बहुत बधाई आप सभी साथियों को। ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहे। पहले 2 साल में सम्मेलन हो जाता था, उसी तरह का सम्मेलन होता रहे, कार्यकारिणी की बैठकें होती रहें, परिषद की बैठकें होती रहें, निर्णय लें, फैसले लें, और जैसा कि मनमोहन ने कहा था, कविता अच्छी कैसे लिखी जाए, कहानी अच्छी क्या होती है, और विचार अच्छे कैसे होते हैं, वैज्ञानिक चेतना कैसे आगे बढ़ती है, इन तमाम सवालों पर लगातार वर्कशॉप और प्रोग्राम करते रहेंगे तो हरियाणा की इकाई भी हमारी देश की दूसरी इकाइयों की तरह ही आगे बढ़ेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। इसी उम्मीद को लेकर के हम दिल्ली वापस आएंगे। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि संगठन को सक्रिय और जीवित बनाए रखें, इसको कतई शिथिल न होने दें। धन्यवाद। धन्यवाद।